हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कराऊंगा एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बच्चों सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। और बच्चों, वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखा करो। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कराया है और साथ में इसके सभी क्वेश्चन आंसरों को अच्छी तरह समझाया है। ओके बच्चों। और बच्चों देखो, आपके वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, इसको बच्चों तुरंत जिसे कहते हैं दबा दो, जिससे आपको सभी वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे अध्याय 2। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। देखो, हम चैप्टर के नाम से ही देखो, नाम में ही पहले सूक्ष्म जीव लिखा है, तो सूक्ष्म जीव को ही हम थोड़ा सा समझेंगे पहले। देखो, सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं? सूक्ष्म जीव उसको कहते हैं जो हमें अपनी आंखों से नज़र नहीं आते। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये कैसे नज़र आते हैं? ये हमें या तो हमारे जो माइक्रोस्कोप होते हैं या टेलीस्कोप होते हैं, इसके माध्यम से हमें नज़र आते हैं। ठीक है, तो देखो, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके अंदर कुछ तो हमारे मित्र भी होते हैं और कुछ हमारे शत्रु भी होते हैं। मतलब कोई हमारा दोस्त भी होता है सूक्ष्म जीवों में और कुछ हमारे शत्रु भी होते हैं। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हम सभी सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहली लाइन हमारी ये कहती है, आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। ओके, जो चीज़ हम आंखों से नहीं देख सकते उसको सूक्ष्म जीव कहते हैं। ओके बच्चों, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है। आपने देखा होगा बच्चों, जब वर्षा ऋतु होती है तो उस समय जो हमारी ब्रेड होती है, ये रोटी होती है, अगर हम उसको 2 या 3 दिन के लिए रख देते हैं तो उसमें फूई सी लग जाती है। देखी होगी आपने, हरी सी काली सी, है ना? तो वो तो हमें आंखों से नज़र आ जाती है। वो भी उनको कहते हैं कवक। क्या कहते हैं? कवक। ठीक है, तो वो तो हमको बच्चों देखो, अभी वो तो हमको नज़र आ जाती है। ठीक है, लेकिन बहुत सी जो जैसे दही होती है ना, दही के अंदर जो कीटाणु होते हैं वो हमको नज़र नहीं आते। तो वो हमको किसी की सहायता से नज़र आते हैं बच्चों? सूक्ष्म जीवों के जो होते हैं उसके अंदर सूक्ष्म जीव नज़र आते हैं हमारे, जैसे टेलीस्कोप हो गए, माइक्रोस्कोप हो गया। ओके, तो आगे पढ़ते हैं बच्चों। तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस किसकी सहायता से बच्चों? आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। कैसे बच्चों दिखाई देगी? गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचना क्या है? यह कहाँ से आई है? ओके बच्चों, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सूक्ष्म जीव। ठीक है, क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखो बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं इसके अंदर। क्या इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी, क्या बच्चों? मिट्टी और पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जाता। ओके बच्चों, बिना यंत्र से हम उसको नहीं देख सकते उन सूक्ष्म जीवों को। ओके, इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। कौन सी लेंस है बच्चों? आवर्धक लेंस। ये याद रखना, आवर्धक लेंस हम देख सकते हैं, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ओके बच्चों, देखो, सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कितने भागों में? सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। किसने बांटा बच्चों? नंबर 1 जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ओके, ये याद रखना बच्चों, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये सब सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव आपको चित्र संख्या 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। ओके बच्चों, अब इतनी बात होने के बाद में हमारी बात आती है विषाणु। ठीक है, विषाणु का मतलब उसको कहते हैं बच्चों वायरस। ओके, वायरस भी सूक्ष्म जैसा ही होता है। ठीक है, वो भी हमको दिखाई नहीं देता, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों, उनसे थोड़ा भिन्न होते हैं। क्यों होते हैं? वे केवल परपोषी, क्या होते हैं? वो केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। जो परपोषी होते हैं ना, उसी में गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु, पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। समझ में बच्चों?
जो वायरस जो होता है ना, वायरस ओनली जो पर्पोज जो जिस पे निर्भर रहता है वो उसी पे ही असर करते हैं, लेकिन जो जीवाणु होते हैं ये पौधों पर भी करते हैं और बच्चों वो जंतु पर भी करते हैं। ओके, विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाया गया है, वो भी दिखाते हैं बच्चों आपको हम। कुछ सामान्य रोग, जैसे बहुत से रोग मानव को हो जाते हैं, जैसे जुखाम हो गया, कोई इन्फ्लुएंजा बुखार हो गया जिसे फ्लू कहते हैं, एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होती है। ओके बच्चों, ध्यान रखना किसके द्वारा होती है। जुखाम जो हमें होता है, जुखाम या खांसी या इन्फ्लुएंजा फ्लू, ये वायरस के द्वारा होता है। ओके बच्चों, कुछ विशेष रोग की पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस द्वारा होता है। ओके बच्चों, जो पोलियो और खसरा रोग है वो भी किससे होता है, ये जो पोलियो और खसरा रोग भी वायरस के द्वारा होता है। ओके बच्चों, आगे अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। ठीक है, कौन, अतिसार और मलेरिया, ठीक, किसके द्वारा होता है बच्चों, प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6ठी और 7वीं में बच्चों पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम देखो आपको फिगर दिखाते हैं किस किस की, जो ये जीवाणु है विषाणु है इनकी फिगर दिखाते हैं। ओके बच्चों, देखो ये एक स्पाइरल जीवाणु है, ठीक है, ये फिगर है बच्चों, ये क्षणनुमा जीवाणु है। ओके बच्चों, अगला ये हमारा देखो आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा बच्चों, ये क्लेमाइडोमोनास है, ये भी एक सहवाल है। ओके बच्चों, ये स्पाइरो गायरा है, ये अमीबा है बच्चों। ठीक है, इसी तरह हमारे और भी जीवाणु, जैसे ये पैरामीशियम है, अगला देखो राइजोपस है, अगला पेनिसिलियम है, ये कवक है। ओके बच्चों, ये एस्परजिलस है। ठीक है बच्चों, इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। आपको देखो अब हमारी बात आती है तो मित्रवत सूक्ष्म जीव कौन से की, जो कौन से सूक्ष्म जीव है जो हमारे दोस्त है, जो हमारे मित्र है। ठीक है बच्चों, कौन से, देखो सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड या केक बनाने में किया जाता है। देखो जिसका प्रयोग हम जैसे दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में करते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं, क्योंकि अगर ये सूक्ष्म जीव हमारे इनमें नहीं गिरेंगे, दही दूध में नहीं गिरेंगे तो दही नहीं बनेगी, ब्रेड में नहीं गिरेंगे तो ब्रेड नहीं बनेगा या केक नहीं बनेगा हमारा। ओके बच्चों, आगे पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। जैसे बच्चों उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, ओके बच्चों, कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है। ओके बच्चों, देखो मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 1 में, कि इनके द्वारा खाद बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है बच्चों, खाद बनाई जाती है। तो ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन या कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये, देखो जिसके कारण नाइट्रोजन दोबारा बनती है, क्योंकि आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि हमारी मिट्टी को, मृदा को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो जीवाणु होते हैं इनकी वजह से ये हमारी मृदा को प्रॉपर मात्रा में क्या मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है। ओके बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम। आगे क्या कहता है, दही एवं ब्रेड का बनाना। देखो आपको पता है दही और ब्रेड किस प्रकार बनाते हैं कि उस जब तक का हम किसी दूध के अंदर खट्टा नहीं डालते या जामुन नहीं डालते, तो वो अंदर जब डलता है दूध के अंदर तो वो उसके अंदर कीटाणु इकट्ठे हो जाते हैं और कीटाणु की सहायता से दही बनती है। ठीक है बच्चों, उसी तरह जो ब्रेड होते हैं, ब्रेड के अंदर खमीरा उठाने के लिए उसमें खमीरा डाला जाता है, तो जिसकी वजह से वो फूलते हैं। ओके, वो बच्चों ये सूक्ष्म जीवी होते हैं। ठीक है, लेकिन वो हमारे दोस्त होते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ते, देखो पहले सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। ठीक है, देखो सूक्ष्म जीव एक कोशिका हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल या प्रोटोजोआ। देखो बच्चों यह लाइन पढ़ रहे हैं हम, कुछ प्रोटोजोआ, बहुकोशिका जैसे कई शिवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण शीतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे है। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। ओके बच्चों, ये ध्यान रखना है, सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर भी होता है, जीव जंतु के अंदर भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे संजीवों पर आश्रित होते हैं। ओके, बहुत से जो वो होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं वो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अब देखो बच्चों, जो मैं आपको बताऊंगा, एक जो अमीबा है, कौन सा,
अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है। ये जो सूक्ष्मजीव अमीबा ये अकेले रह सकता है, ठीक है। जबकि कवक जीवाणु समूह में रहते हैं, ये लेकिन समूह में रहते हैं, मतलब ये इकट्ठे रहते हैं। कौन कौन? कवक और जीवाणु। लेकिन अमीबा अकेला रह सकता है। ओके बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम। सूक्ष्म जीव और हम। देखो सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको मैंने बताई दी, दही वही से काम आती है हमारे लिए। क्यों? इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक भी होते हैं। ये भी ध्यान रखना, कुछ हमारे दोस्त होते हैं, कुछ हमारे दुश्मन भी होते हैं। आइए हम विस्तार से इनका अध्ययन करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। देखो अभी हम दही के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो दही के बारे में पढ़ेंगे। देखो दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ओके बच्चों, ये जो हमें लाइन जो पढ़ रहे थे हम, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस, ये जो याद रखना बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दही के अंदर कौन सा सूक्ष्म जीव होता है? लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस है जो दही को, वो दूध को दही में परिवर्तित करता है। ओके बच्चों, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, चीज़, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। ओके बच्चों, जीवाणु। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठन दही है। दही से बनते हैं बच्चों ये सब कुछ। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं। जो चावल में किण्वन क्रिया होती है उसमें ये सहायक होते हैं। ओके बच्चों, ईस्ट नाम का एक सूक्ष्म जीव होता है वो, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे को दोस्त हो गए। इससे चलो हम एक बार ये क्रियाकलाप 2.3 पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो क्रियाकलाप है ना 2.3, इसको पढ़ते हैं एक बार हम। देखो, एक बर्तन में आधा किलो आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाए। ठीक है, मिलाए। इसमें थोड़ी मात्रा 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ ले। ईस्ट डालेंगे जो सूक्ष्म जीव होता है। ओके बच्चों, आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गूँथे हुए मैदा को उठा हुआ पाया, फूला हुआ? बच्चों क्या होगा? जो हमने ईस्ट डाला उसकी वजह से जो मैदा होगी ना फूल जाएगी। क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। फूलने के बाद वो जैसे भटूरे बना लो या केक बना लो, तो उसके लिए बच्चों हमारे काम आती है। ओके बच्चों, आटा भी फूल जाएगा। ठीक है, आगे देखो ये क्या कहता है बच्चों कि हमारा जो ईस्ट है, ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जो ईस्ट है बहुत जल्दी जनन प्रक्रिया करता है। जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खंबीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसका जो आयतन होता है बच्चों, जो मैदे का, उसका बढ़ा देते हैं। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करके। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं बच्चों? ये ईस्ट होता है सूक्ष्म जीव, उसके द्वारा बनाए जाते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं हम सूक्ष्म जीव का वन्यजीव के उपयोग। ठीक है, देखो क्या कहता है? बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिडिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, जो शराब होती है, जो अल्कोहल होती है, जो एसिडिक एसिड होता है ना, इसके अंदर भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए। जैसे जो गेहूँ, चावल, फलों के रस, इनका जो जूस होता है ना, देखो जो का भी रस निकाला जाता है, गेहूँ का भी रस निकाला जाता है, चावल का भी रस निकाला जाता है, और फलों का भी रस निकाला जाता है। रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा, क्या द्वारा बच्चों? ईस्ट डाला जाता है। इसके अंदर भी ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे तो क्रियाकलाप 2.4। क्या पढ़ेंगे? 2.4। देखो बच्चों क्या कहते हैं? 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। पहले पानी भर लो, इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलिए। चीनी घोलो बच्चों, इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। क्या डालना है? ईस्ट पाउडर होता है जो सूक्ष्म जीव होता है। इसमें 4-5 घंटे के लिए उष्ण स्थान पर ढककर रखिए। इसको ढककर रख दो बच्चों। अब विलेन को सूंघ कर देखिए। जब आप इसको सूंघ कर देखोगे ना बच्चों, तो ये किस तरह प्रश्न है? यह गंध अल्कोहल की है। किसकी हो जाएगी बच्चों वो गंध? जैसे शराब की बदबू होती है ना अल्कोहल की, वैसे आपको आने लगेगी।
जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी ही अल्कोहल में बदल गया। ओके बच्चों, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन क्रिया कहलाती है। बच्चों ये जरूर ध्यान रखना हो कि किण्वन अथवा फर्मेंटेशन क्रिया कहलाती है। ओके, और देखो हम इनके बारे में जरूर पढ़ेंगे। जो लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। ओके, किण्वन क्रिया की लुई पाश्चर ने करी थी। ओके बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, चीनी से अल्कोहल बनाई थी इन्होंने। ओके, आगे पढ़ते हैं बच्चों। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, मतलब हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीवों का दवाइयाँ बनाने में प्रयोग किस प्रकार हम करते हैं। ओके बच्चों, देखो जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। किसका देते हैं बच्चों? पेनिसिलिन का। ये ध्यान रखना, जो हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये जो गोलियाँ बनती है बच्चों किससे बनती है? सूक्ष्म जीवों से बनती है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। ओके, अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। ठीक है, इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक, देखो बच्चों ध्यान रखना, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। जैसे बच्चों नाम में हम याद रखेंगे, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है। ओके, दवाइयों का नाम बच्चों ये, जिन्हें किससे बनाया जाता है बच्चों? कवक और जीवाणुओं से बनाया जाता है। ओके बच्चों, कवक या जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग लाते हैं। ओके बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं। देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर। ठीक है बच्चों, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। ओके, यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। ओके बच्चों, पेनिसिलिन की दवाई किन्होंने बनाई? बच्चों किसने बनाई? अभी जो हमें जो पेनिसिलिन का जो यूज करते हैं, पेनिसिलिन दवाई बनाई हमारे साइंटिस्ट कौन थे? अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, ये बात ध्यान रखना। ओके बच्चों, इन्होंने ये दवाई बनाई थी। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार, मतलब जो जानवरों के लिए जो खाना होता है, या मुर्गे जो होते हैं, कुक्कुट जो पक्षियों के लिए आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। उनके आहार में भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं प्रतिजैविक बच्चों मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संरचना रोकना है। ठीक है, प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में। किसके बारे में बच्चों? वैक्सीन। वैक्सीन मतलब दवाई के बारे में, कोई टीका जो होता है ना, टीके के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ये हमारे देखो वैक्सीन है, टीका। ठीक है, आगे पढ़ते। देखो शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टीका या इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है? ओके बच्चों, देखो हम पढ़ते हैं। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जब कोई रोग वाले, जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में जब प्रवेश करते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी याद रहता है हमारे शरीर को कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पूर्ण प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय, क्या बच्चों देखो, मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। ओके बच्चों, वो जो होते हैं वो नष्ट कर देती हैं। यही प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है, सदा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार
टीका वैक्सीन कार्य करता है। ठीक है, जो टीका होता है, जो इंजेक्शन होता है, वो इस तरह बच्चों काम करता है। ओके, तो देखो हम एक चीज़ और पढ़ेंगे। सबसे पहले टीका किसने बनाया था बच्चों? एडवर्ड जेनर ने। ओके, किसका टीका बनाया था? चेचक की बीमारी का। ओके बच्चों, कब बनाया था? 1778 में बनाया था। ओके, तो हम पढ़ेंगे, देखो, हैजा, श्रेय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। ओके बच्चों, ये टीके के द्वारा ये बीमारी बच्चों रोकी जा सकती है। ओके, आगे पढ़ते हैं हम। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? जो देखो बच्चों, जब हम छोटे होते हैं तो उस समय भी हम देखो छोटे बच्चों के टीके लगते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से टीके लगते हैं, किस किस के लगते हैं, कौन सी भी बीमारी के लिए टीके लगते हैं और क्यों लगते हैं, तो इसके बारे में हमें एक लिस्ट बनानी है। ओके, ये हम बनाएंगे, आपको बनाना सिखाएंगे। इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। ओके बच्चों, आवश्यक टीका निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए अपने टेलीविज़न समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन प्लस पोलियो देखे होंगे। जब अमिताभ बच्चन कहता है कि 2 बूंद जिंदगी की, तो वो पोलियो के जो ड्रॉप होती है ना, वो दवा पिलाई जाती है बच्चों। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन है। जो बच्चों, एक तो होता है इंजेक्शन लगा दिया जाता है, उसको भी टीका कहा जाता है, और जो मुँह से भी बहुत से टीके ऐसे होते हैं जो मुँह से पिलाए जाते हैं, वो उनको भी टीका ही कहा जाता है। ओके बच्चों, चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में से चेचक का उन्मूलन हो गया। देखो बच्चों, जो चेचक सबसे बुरी बीमारी थी बहुत साल पहले, लेकिन अब उसकी वैक्सीन बन गई, दवा बन गई, तो उसका इलाज हो गया। तो अब हमारे यहाँ पे चेचक का कोई भी मरीज नहीं मिलता। ओके बच्चों, आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बच्चों मिट्टी में उर्वरता में वृद्धि। देखो बच्चों, अभी हमने बताई थी चैप्टर को, जब हमने स्टार्ट किया था उसमें बताया था कि ये हमारी जो मृदा होती है, उधर भी ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये हमारी मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। उसकी मतलब जो शक्ति होती है उसको बढ़ाते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं बच्चों? मैंने आपको बताया था कल, आपको मैंने पहले जो चैप्टर में जो करा रखा है, आपको पहले चैप्टर में, उसमें आपको मृदा के बारे में मैंने पढ़ा रखा है, उसको एक बार आप चैप्टर को देख लेना। ओके, आपको ये वो चैप्टर मेरे चैनल पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे ही। ओके बच्चों, देखो अब हम पढ़ते हैं कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। ओके बच्चों, इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। ओके बच्चों, तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती रहती है। जैसे नाइट्रोजन की वजह से मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति होती है बच्चों, वो बढ़ती रहती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ओके बच्चों, ये ध्यान रखना, हमारा क्वेश्चन आ जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे कुछ जीवाणु एवं नीले शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ओके बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम। आगे देखो, आपके सामने ये 2 फिगर है बच्चों। किस किस की फिगर है बच्चों? ये देखो, जो आपके सामने जो फिगर है, देखो आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। ओके, एक है साइनोबैक्टीरिया, एक नीले हरे शैवाल है। ओके बच्चों, आगे हम पढ़ते, देखो पर्यावरण का शुद्धिकरण। क्या? पर्यावरण, जो हमारा वातावरण है, वातावरण को हम किस प्रकार शुद्ध करते हैं। ठीक है बच्चों, किस प्रकार वो शुद्ध किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। पर्यावरण को का शुद्धिकरण कैसे होता है। अपने विद्यालय में माली को देखने के पश्चात जब हम माली को देखते हैं बच्चों, देखो वो क्या करता है, बूझों और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियां व फल सब्जियां का कचरा एकत्रित करके उसके निपटान के लिए बनाए गड्ढे में डाले। कुछ समय बाद इसका विखंडन होने से यह खाद में परिवर्तित हो जाएगा। ओके बच्चों, क्या बन जाएगा? वो खाद बन जाएगा। जैसे हम कोई पेड़ पौधे या कुछ भी अगर टूट गए हैं, उसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? खाद बन जाएगा। ओके बच्चों, पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि ये किस प्रकार हो सकता है, ये किस प्रकार होता है। ओके बच्चों, इसके बारे में आपको
पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप 2 गमले ले लो। कैसे ले लो बच्चों, 2 गमले आपने ले लिए, सही है। एक हम प्रैक्टिकल करते हैं। देखो हम एक गमले के अंदर पौधों का कचरा भरेंगे, ठीक है, जिसमें पौधे की पत्ती है, डंडी है, उसकी छाल है, वो उसमें डालेंगे। तथा दूसरे गमले में वो जो पॉलीथीन की थैली होती है ना, पॉलीथीन थैली, कांच की खाली बोतलें, प्लास्टिक टूटे खिलौने, ये भर देंगे। उन्हें एक और रख दीजिए और एक 3-4 सप्ताह बाद, मतलब 3-4 सप्ताह बाद आप उनको क्या देखोगे, जो पौधे वाले जो कचरा था वो तो खाद बन गए, और जो प्लास्टिक की वो थी वो कुछ नहीं बने। तो हमने ये देखा कि वातावरण को शुद्ध कौन करते हैं, पौधे वौधे, ये ठीक है बच्चों। ओके, ये सारी बातें इसमें यही है बच्चों जो मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। देखो हानिकारक सूक्ष्म जीव, अब हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमारे दुश्मन कैसे होते हैं, ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों कि ये किस तरह हमारे दुश्मन है। ओके, तो हमारा जो टॉपिक का नाम होगा हानिकारक सूक्ष्म जीव। ओके बच्चों, देखो इसमें क्या है, सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है हमारे लिए, ठीक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं या पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं ना बच्चों, जैसे हमारे दोस्त हैं तो दुश्मन भी है उनमें कोई, तो वो क्या करते हैं, ये मनुष्य में, जंतुओं, पौधों में, इनमें रोग उत्पन्न करते हैं, मतलब बीमारी पैदा करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। ओके बच्चों, कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं से संदूषित कर देते हैं। ओके, आइए हम कैसे पढ़ते हैं बच्चों। देखो उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें, ठीक है बच्चों। देखो अब हम पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे बच्चों। देखो मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव कैसे कैसे होते हैं। ओके बच्चों, देखो हमने पढ़ते हैं। आपको देखो, आपने देखा होगा किसी बच्चों को हैजा हो जाता है, या सर्दी जुकाम हो जाती है, या चिकन पॉक्स हो जाते हैं, या श्रेय रोग हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है बच्चों, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जो रोगाणु वाले, ये उसकी वजह से होता है। ओके, देखो हम पढ़ते हैं। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, मतलब जैसे सांस लेते हैं ना, जो हमारे वातावरण में बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, श्वास द्वारा या पानी पीने के द्वारा या भोजन के द्वारा हमारे शरीर में घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। ओके बच्चों, संक्रमित व्यक्ति जिसके अंदर घुस गए, या किसी जंतु से के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचारण हो जाता है। ओके बच्चों, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कार्य संपर्क द्वारा फैलते हैं, उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। क्या कौन से कहते हैं, जो एक दूसरे के द्वारा फैल जाए उसे कहते हैं संचरणीय रोग। इस प्रकार के रोग कौन कौन से होते हैं बच्चों, मैंने अभी आपको बताया, हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं श्रेय रोग। ओके बच्चों, क्लियर, ये हमारे रोग हैं। आगे देखो, जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे किसी को जुकाम हो रहा है और जुकाम होने के बाद वो छींकने लग जाए, ठीक है, तो आपने देखा होगा, तो सूक्ष्म बूंदे जो जैसे जो जुकाम में जो उसके अंदर जो होता है वो बाहर निकलता है, और उसके अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो बूंदें होती है, हजारों रोग कारक वायरस भी वायु में आ जाते हैं, और यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो छींकता कोई और है, लेकिन वो कहीं पर भी छींक देता है, खुले में छींक देता है, तो वो दूसरे व्यक्ति में भी वो वायरस या जीवाणु या सूक्ष्म जीव उसके अंदर भी प्रवेश कर जाता है उसके शरीर में। जब उसको जुकाम हो जाता है तो दूसरे बंदे को जुकाम हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जब कभी किसी के जुकाम हो, खांसी हो या जुकाम हो, वो छींक आ रही हो, तो हमेशा रुमाल लेकर या किसी कपड़े से ढककर हमें करना चाहिए। ओके बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं। देखो आगे हमारा ये बात है कि कुछ कीट एवं जंतु, ओके बच्चों, कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी है जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। ऐसे बहुत से कीट और जंतु है जो बीमारी को लेकर आते हैं हमारे घरों में। जैसे मक्खी होती है ना,
मक्खी हमारे खाने के ऊपर बैठ जाती है, पता नहीं बाहर किस गंदगी में बैठती है, कहाँ बैठती है, तो वो भी सूक्ष्म जीवों को लेके आती है। इसलिए हमेशा स्वच्छ खाना खाना चाहिए। ओके बच्चों, जैसे घरेलू, मैंने कहा ना घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर पर चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु को स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा बच्चों ढक कर रखना चाहिए। ओके, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए, हमें बिना ढके खाने को खाना नहीं खाना चाहिए। ओके बच्चों, मादा एनफ्लुएंजा कौन बच्चों, देखो एक ये मच्छर का नाम है मादा एनफ्लुएंजा। ओके, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो ये मादा एनफ्लुएंजा है इसका अन्य उदाहरण मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक है। मादा एडिज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। देखो बच्चों, जो डेंगू होता है, डेंगू वो इस मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है, हम याद रखें मादा एनफ्लुएंजा। ठीक है, और जो मलेरिया होता है, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से। किससे होता है, प्लाज्मोडियम से। ओके बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं। देखो, सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। सबको पता है बच्चों, जो जितने भी मच्छर होते हैं वो किस में उत्पन्न होते हैं, जल में। जल में उत्पन्न होते हैं। जो पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। हमें कभी भी पानी को कहीं नहीं रुका रहना चाहिए, चाहे कूलर हो, चाहे टायर हो, चाहे बच्चों आपका फूलदानी हो इत्यादि, कहीं भी जल को इकट्ठा मत होने दो। ओके, क्योंकि अगर इकट्ठा पानी रहेगा तो बच्चों वहाँ पे मच्छर उत्पन्न जरूर होगा। ओके, अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ शुष्क मतलब सूखा रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ओके बच्चों, ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। ओके बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे। देखो, ये हमारी एक सूची है। ठीक है, जो सूची बना रखी है कि इस सूची में क्या है और क्या नहीं है बच्चों। देखो, आपको मैं बताता हूँ। देखो, इस सूची में लिखा है मानव रोग, कि मानव को कौन कौन से रोग होते हैं। दूसरा, रोग कारक सूक्ष्म जीव, कौन सा रोग किस जीवाणु से होता है। तीसरा बच्चों, संचालन का तरीका, कि जो ये रोग होता है किसके माध्यम से होता है। और चौथा है बच्चों, बचाव का उपाय। बचाव मतलब हमें किस तरह बचाव करना चाहिए। ओके बच्चों, पहले एक रोग पढ़ते हैं, क्षय रोग। ओके, जो क्षय रोग होता है वो किससे होता है बच्चों, जीवाणु से होता है। ये किससे होता है, जीवाणु से होता है। और ये जीवाणु कहाँ पे होते हैं, वायु में होते हैं, हमारे वातावरण में। ओके, इसको ठीक होने के लिए क्या होता है, देखो, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना। रोगी को अलग रखो, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। मतलब अगर ये किसी को रोग हो जाए तो उस आदमी को अलग रहना चाहिए। ठीक है, किसी से मिलना नहीं चाहिए, किसी के साथ नहीं रहना चाहिए जब तक वो ठीक ना हो जाए। ओके बच्चों, जैसा अगला रोग है खसरा। खसरा बच्चों एक वायरस का रोग है और ये वायु में होता है बच्चों, इसका भी यही इलाज है। ओके, चिकन पॉक्स। ओके, ये भी बच्चों एक वायरस है और यही वायु सीधे संपर्क में होता है। ओके बच्चों, अगला पोलियो। कौन सा बच्चों, अगला हमारा रोग कौन सा है, पोलियो। पोलियो भी बच्चों देखो वायरस ही है एक ये, और ये वायु और जल में होता है। क्लियर। इसी तरह हमारा एक है हैजा बीमारी है, ये जीवाणु से होती है बच्चों, और ये जल या गंदा भोजन खाने से होती है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसके लिए इलाज क्या करना चाहिए, हमें व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों का अपनाना चाहिए। भली भांति पके भोजन का उबला पेयजल और टीकाकरण, मतलब हमें स्वच्छ खाना खाना चाहिए, खाना ढक कर रखना चाहिए और वही खाना चाहिए, और उबाल कर पानी पीना चाहिए, और अपना टीकाकरण करना चाहिए। ओके बच्चों, इसी तरह हमारी एक भी बीमारी है हेपेटाइटिस ए। कौन सी बच्चों, हेपेटाइटिस ए। ये भी एक बच्चों वायरस है और ये जल से होती है। ओके, जल से होती है बच्चों ये। इसमें क्या करना चाहिए, हमें ठीक होने के लिए उबला हुआ पानी पीना चाहिए और टीकाकरण करवाना चाहिए। ओके बच्चों, इसी तरह हमारा एक बीमारी होती है मलेरिया। मलेरिया कैसे होती है बच्चों, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मतलब मच्छर से होता है, अभी मैंने आपको बताया है। ओके, और इसी हमें मच्छर से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें मतलब बच्चों मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशक छिड़काव या मच्छर को प्रजनन रोकने के लिए जल का किसी भी स्थान पर इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ओके बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं।
मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में बच्चों अभी हमने पढ़ा है ना, दर्शाए गए हैं। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। देखो जो अब तो हमने मानव रोग के पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में। जंतुओं में रोग जीवाणु कारक कैसे कैसे होते हैं बच्चों। देखो हम पढ़ते हैं, अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य या पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वह दूसरे जंतुओं में भी रोग, ओके बच्चों, रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स, एक जीवाणु है, वो सूक्ष्म जीव है जो मनुष्य एवं मवेशियों मतलब जानवरों में होने वाला भयानक रोग है। ठीक है, ये एंथ्रेक्स कौन सा बच्चों, एंथ्रेक्स रोग है, बहुत खतरनाक रोग है ये, मतलब आदमियों में और किसमें, जंतुओं में, दोनों में होता है। ओके बच्चों, जैसे गाय में खुर, गाय के जो खुर होते हैं, जो पैर होते हैं, उसमें एक रोग लग जाता है, उसी तरह मुंह का रोग भी लगता है बच्चों, ये वायरस द्वारा होता है। ओके, अब हमने किसके पढ़ लिए, जंतुओं के पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। ठीक है, हमें पता चल गया जो एंथ्रेक्स है वो मतलब जंतुओं में और मानव मनुष्य में दोनों में होता है। ओके बच्चों, आगे पढ़ेंगे हम पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। देखो अनेक सूक्ष्म जीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारण। कभी कभी आपने देखा होगा, देखो जो बहुत से जो गेहूँ होता है उसमें भी रोग लग जाता है, जो चावल होता है चावल में रोग लगता है बच्चों, जो आलू होता है आलूओं में लगता है, जो गन्ने में आपने देखा होगा, कभी बार गन्ना खाया होगा तो बच्चों वो गन्ना कभी बार लाल मिलता सड़ा हुआ, तो उसमें रोग लग जाता है बच्चों। संतरे में भी आपने रोग देखा होगा बच्चों, सेब में भी देखा होगा। ओके, इसी तरह ये सारे रोग है, ये किसके, पौधों के रोग कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं, कुछ रसायनों का प्रयोग करके सूक्ष्म जीव पर नियंत्रण पाया जा सकता है। देखो बच्चों हम अब आपको सूक्ष्म जीव पढ़ाएंगे किसकी, जो पौधों में रोग होते हैं। ओके बच्चों, देखो कैसे कैसे होता है बच्चों। सबसे पहले नींबू क्रैकर होता है, ये किसकी वजह से होता है बच्चों, जीवाणु की वजह से, और ये वायु से में होता है। ओके बच्चों, अगला होता है गेहूं में रस्ट, ये बीमारी के नाम है। ओके बच्चों, गेहूं में कौन सा बीमारी होती है, रस्ट नाम की बीमारी होती है। ओके, और नींबू में होती है क्रैकर नाम की, और ये जीवाणु होता है वायु से होता है बच्चों। रस्ट कैसे होता है, कवक से होता है। ओके बच्चों, और ये वायु है बीज के द्वारा होता है। ओके बच्चों, आगे होते हैं भिंडी की भीत। ओके बच्चों, भिंडी जो होती है, भिंडी में एक बीमारी का नाम होता है पीत, ये वायरस के द्वारा होता है बच्चों, और ये कीट से होता है। किससे होता है बच्चों, कीट से होता है। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं खाद्य विषकथन मतलब फूड पॉइजनिंग। मतलब फूड पॉइजनिंग में क्या होता है बच्चों, जब जैसे हम किसी पार्टी में चले गए या कहीं दोस्त की पार्टी में गए, तो बच्चों वहाँ पे क्या होता है, हम ना जो खाना खाते हैं वो देखो सही से खाना बना नहीं होता, वो सही हाथों से नहीं बनता, मतलब बिना हाथ धोए बना देते हैं बंदे, या बिना बर्तनों साफ़ करके बना देते थे, तो उससे क्या हो जाता है, हमारे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें उल्टी आने लग जाती है। ठीक है बच्चों, फूड पॉइजनिंग का मतलब यह है। ठीक है, आगे हमारा क्या है, खाद्य परिरक्षण। क्या बच्चों, खाद्य परिरक्षण, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो हमारे खाद्य परिरक्षण, देखो इसमें अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परीक्षण एवं भंडारण के उपाय के विषय में पढ़ा था। हमने जो चैप्टर 1 पढ़ा था, हमने देखा था कि हमें खादों किस तरह इकट्ठा करना चाहिए और कैसे बीजों का रक्षण करना चाहिए, है ना बच्चों। हम पके हुए भोजन का घर में परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। ओके बच्चों, देखो आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। जो खुले में जैसे ब्रेड रख दिया हमने या रोटी रख दी, तो उस पर जो कवक होते हैं बच्चों आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को सदूषित कर देते हैं। ओके बच्चों, संदूषित भोजन से दुर्गंध आने, बदबू आने लग जाती है बच्चों, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। देखो रंग भी बदल जाता है उसका। क्या भोजन का प्रदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब हमें ये बताना है जैसे हमारा जो भोजन जो खराब होता है, या ये क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी बच्चों, क्या ये एक रासायनिक अभिक्रिया, हाँ बच्चों ये रासायनिक अभिक्रिया है। ओके, पहली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय से प्रदूषित नहीं होता। देखो बच्चों, हम आम लाए, आम हमने रख दिए, वो सड़ जाते हैं,
लेकिन जो हमारा जो अचार होता है, जैसे आम का अचार बना लें, नींबू का अचार होता है, वो नहीं सड़ता। वो क्यों नहीं सड़ता? क्योंकि उसके अंदर हम सूक्ष्म जीव डाल देते हैं। अब क्या डालते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। अब देखो, वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परीक्षण के कुछ समान तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। ओके बच्चों, देखो हम पढ़ेंगे रासायनिक उपाय। क्या पढ़ेंगे बच्चों? रासायनिक उपाय। हम देखो कौन कौन से रासायनिक उपाय करते हैं बच्चों। देखो, जैसे नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। जो बच्चों हम देखो आम के अचार में जो हम नमक डालते हो, जो तेल डालते हैं, वो क्या करता है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। ओके बच्चों, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। ये ध्यान रखना, परिरक्षक इन्हें ही कहा जाता है। ओके बच्चों, हम नमक एवं खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिसके सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती इसकी वजह से। ओके बच्चों, आप देखो एक रासायनिक नाम है आपका सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइस सल्फाइड, सामान्य परिरक्षक है। ये ध्यान रखना दोनों नाम बच्चों। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। ओके, जब जो बच्चे हम जैम खाते हैं या स्काईवेस खाते हैं, उसके अंदर कौन कौन से वो होते हैं, रसायन होते हैं? एक तो सोडियम बेंजोएट होता है, एक सोडियम मेटाबाई सल्फाइड होता है। ओके बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं नमक द्वारा परिरक्षण। अभी मैंने आपको नमक के द्वारा सब बताया था। नमक भी हमारा एक रसायन द्वारा ही होता है। ये सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोकता है। जो पढ़ते हैं बच्चों इसके बारे में। समान नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। कैसे वजह? सूखे नमक से ढक देते हैं। तो क्या होता है? नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परीक्षण में भी किया जाता है। ओके बच्चों, जो चीनी द्वारा भी परीक्षण करते हैं हम। कैसे करते हैं? जब जैम बनाते हैं, जेली बना रहे हैं, स्काईवेस का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है। देखो, जब अगर हम किचन में चीनी मिला देते हैं तो बच्चों उसमें उसमें जो नमी होती है ना, वो नहीं हो पाती, जो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ओके बच्चों, इसी तरह हम देखो तेल और सिरके का यूज करते हैं। देखो अचार में जो हम जैसे सरसों को तेल डालते हैं या सिरका डालते हैं, इससे भी क्या होता है? जो जीवाणु होते हैं वो मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बढ़ते नहीं है, वो घटना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके बच्चों, इसी तरह गर्म एवं ठंडा करना। दूध होता है, दूध को उबाल कर रखकर देखा होगा, उबलने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। देखो, जो भी पेय पदार्थ होते हैं, दूध हो गया, पानी हो गया, अगर हम इनको गर्म कर देते हैं तो बच्चों जो उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं वो सारे मर जाते हैं। ओके, इसलिए हमें ये चीज़ें गर्म जरूर करनी चाहिए। ओके बच्चों, आगे इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि हम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। हम देखो अपना जो खाना होता है वो जो फ्रिज में रखते हैं ना, वो क्यों किसकी उसके अंदर भी फिर हमारे सूक्ष्म जीव नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, तो इसलिए वहाँ भी कंट्रोल में रहता है। ओके बच्चों, अब आपने देखा होगा थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता। एक और क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि थैलियों में जो दूध होता है वो संदूषित क्यों नहीं होता। देखो, मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चरीकृत है। पाश्चरीकरण क्या है? अब हमें पता होना चाहिए पाश्चरीकरण क्या होता है बच्चों। देखो, पाश्चरीकरण के बारे में पढ़ेंगे हम। पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। किसके द्वारा? देखो, हमारी जो मम्मी होती हैं वो तो दूध को गर्म करके रखती हैं, लेकिन जो दूध जो होता है, जो हम थैलियों का दूध होते हैं, वो तो उबला हुआ नहीं होता, वो 2-2 3-3 दिन चल जाता है। वो क्या चलता है बच्चों? वो पाश्चरीकरण एक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है वो आपको बताता हूँ मैं। देखो, जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री, कितना बच्चों? 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। कितने सेकंड के लिए करते हैं बच्चों? बस 15 से 30 सेकंड के लिए, बस 70 डिग्री सेल्सियस पे। ओके बच्चों, फिर एक का एक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। ओके बच्चों, इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी, नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। ओके बच्चों, क्लियर? आगे पढ़ते देखो
भंडारण एवं पैकिंग। भंडारण मतलब पैक के अंदर इकट्ठा करना और पैकिंग करना। ओके बच्चों, इकट्ठा करना और पैकिंग करना, इससे भी क्या होता है, सूक्ष्म जीव बचे रहते हैं। जब हम किसी चीज़ को इकट्ठा करके पैकिंग कर देते हैं तो उनमें नमी नहीं लगती तो फिर बच्चों उसमें कोई भी जीवाणु नहीं घुस सकता और वो सूक्ष्म जीवों से बचे रहते हैं। ओके बच्चों, अगला पॉइंट हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मैंने आपको बताया था अभी की, जो हमारी मृदा होती है मट्टी में करा जाता है। और वो कौन सा जीवाणु का नाम होता है, राइजोबियम। कौन सा बच्चों, ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके बच्चों, कि कौन सा होता है, राइजोबियम। ओके, जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लैगुअम पौधा दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ओके बच्चों, स्मरण कीजिए, राइजोबियम लैगुअम पौधे ग्रंथियों में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है। जो पेड़ होते हैं ना बच्चों, सेम के और मटर के, वो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं बच्चों। कई बार जो विद्युत से भी हम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर है। मतलब हमारे जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है, ओके बच्चों, ये कितनी है, 78% होती है। कितनी है, 78%। ये बात ध्यान रखना। ओके बच्चों, हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन है 78% हो। ओके बच्चों, कितना 78% है हमारा नाइट्रोजन। ओके, हमारे वायुमंडल में। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। ओके बच्चों, देखो आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ये रहा लैगुम पौधे की जड़ ग्रंथि, देखो आपके सामने। ओके, देखो जो मैं अभी मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया था बच्चों, कि नाइट्रोजन हमारे वातावरण में कितनी % है। ओके, देखो नाइट्रोजन चक्र हम पूरा पढ़ेंगे। ओके बच्चों, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी संजीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन। ओके बच्चों, विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे या जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोग सीधे नहीं कर सकते। कैसे बच्चों, हम इसका यूज सीधा नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय, कैसे बच्चों, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ संयंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। ओके बच्चों, पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। ओके बच्चों, पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद, जैसे कोई पौधा मर जाता है या जंतु मर जाता है, तो मट्टी हम दफना देते हैं। ठीक है, जो उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो मृदा में मिल जाता है ना। मृदा में फिर दोबारा एक पौधा उग जाता है, फिर वो नाइट्रोजन जो उस जीव या जंतु से मिला है वो उस पौधे में आ जाता है। ओके, तो ये श्रृंखला ये चलती रहती है। ओके बच्चों, आगे पढ़ते देखो। पौधे जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ओके बच्चों, ध्यान रखना, ये बातें कर देते हैं, जो पौधे द्वारा पूर्ण उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। ओके बच्चों, जो वायुमंडल में चली जाती है, परिणाम तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। और उसी तरह हमारी जितनी नाइट्रोजन 78% रहती है तो उतनी ही रहती है। ओके बच्चों, इसके लिए हम पूरा चक्र पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, ये चक्र देखो आपके सामने है। ओके, इस चक्र को पूरा पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या चीज़ क्या हुई, क्या नहीं हुई, कैसे बना, क्या नहीं हुआ। ओके बच्चों, देखो आपके सामने ये फिगर है हम। ओके, देखो बच्चों, देखो बच्चों, हमारा वायुमंडल नाइट्रोजनीकरण है। वायुमंडल नाइट्रोजनीकरण, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया, जैसे कोई भी जीव या जंतु के अंदर नाइट्रोजन होता है। ठीक है बच्चों, अगर वो मर जाता है तो उसे मट्टी में दफना देते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन जो उसके अंदर होता है वो मट्टी में मिल जाता है।
फिर मट्टी से फिर दोबारा जो पेड़ उगता है तो जो नाइट्रोजन जो नीचे मट्टी में दबा तो वो फिर पौधे में आ जाता है, फिर पौधे से फिर जीव जंतु से खा लेते हैं, ठीक है। फिर जो जीव जंतु होते हैं फिर वो मर जाते हैं, फिर वो दब जाते हैं, फिर दोबारा पेड़ उगते हैं, फिर ऐसे करके श्रृंखला बनी रहती है। ओके बच्चों, इसी तरह करके देखो जैसे का पौधों द्वारा अवशोषण, फिर जंतुओं का भोजन में खाना खा लेते हैं, फिर उत्सर्जन है जीवों के द्वारा नाइट्रोजन करना, फिर मट्टी में उपस्थित हो जाते हैं बच्चों, फिर जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन हो जाता है, फिर बच्चों वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे साल स्थिरीकरण होता है, ठीक है बच्चों। फिर दोबारा जिसे कहते हैं वायुमंडल नाइट्रोजन मिल जाता है। इसी तरह तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा होके यहाँ मिल जाता है। ओके बच्चों, फिर ये जीवाणु द्वारा करके नाइट्रोजन यौगिक का गैसेस नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह बच्चों ये पूरी क्रिया दोबारा होती रहती है। ओके बच्चों, इस तरह करके बच्चों देखो हमारा पूरा चैप्टर आज फिनिश हो जाता है। ओके, ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों देखो आपने क्या सीखा, सबसे पहले देखो आपने क्या सीखा, आपने सीखा सूक्ष्म जीव अत्यंत, ओके बच्चों, आपने क्या सीखा कि सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा, यह बर्फीले शीत मौसम में से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। ओके बच्चों, आपने ये भी सीखा सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे या जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकाएं और बहुकोशिकाएं भी होते हैं। ये भी ध्यान रखना बच्चों, ये कैसे होते हैं, एक कोशिका और बहुकोशिका दोनों टाइप के होते हैं। ओके बच्चों, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग होते हैं क्योंकि लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित है। ओके बच्चों, विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप जंतु में गुणन करते हैं, जो वायरस होता है। ओके बच्चों, कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं एल्कोहल के वाणिज्य उत्पादन में उपयोगी है। ये भी हमने पढ़ा है बच्चों आपको, ठीक है। आगे, कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघृत करके, हमने पढ़ाया था ना, जो वातावरण को स्वच्छ रख बनाते हैं, है ना बच्चों। फिर आगे जैसे प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करता है, ये पढ़ाया बच्चों। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषगत कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमारी फूड पॉइजनिंग होती है ना बच्चों। आगे, कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधे की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। आपको बताया था मैंने कि जो नाइट्रोजन होता है वो उसका नाइट्रोजन चक्र बताया था कि वो मिट्टी में जो जीव जंतु मर जाते हैं तो वो नीचे दब जाते हैं, फिर नया पौधा उगता है, फिर नए पौधों फिर जीव जंतु खाते हैं, फिर वो मर जाते हैं, फिर दब जाते हैं, वो नाइट्रोजनीकरण बनता है। तो इससे क्या होता है बच्चों, जो मृदा की नाइट्रोजन की जो शक्ति है वो बढ़ी रहती है, कम नहीं होती। ओके बच्चों, हमने ये पढ़ा था ये मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। ओके बच्चों, विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। ओके बच्चों, पूरा चैप्टर आपका आज फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब हम आपको इसके कराएंगे क्वेश्चन आंसर। ओके बच्चों, देखो बच्चों अब हम आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराते हैं। देखो सबसे पहले हम कराएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ओके बच्चों, देखो पहले फिल इन द ब्लैंक्स हमारा सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जाता है। मैंने आपको बताया था बच्चों सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जाता है, यंत्र की सहायता से देखा जाता है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं। जो नीले शैवाल होते हैं बच्चों किसका स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ओके, जिससे मिट्टी में उर्वरता में वृद्धि होती है। ओके बच्चों, अगला, अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। अल्कोहल से किससे बनाया जाता है बच्चों, ईस्ट से बनाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन, हैजा के द्वारा होता है। हैजा किससे होता है बच्चों, हैजा होता है साफ दूषित जल या भोजन खाने से। ओके, अब हम राइट और रॉन्ग करेंगे। देखो बच्चों, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। देखो हमें बताना है ईस्ट का प्रयोग किसके द्वारा किस चीज़ को बनाने में किया जाता है बच्चों, अल्कोहल बनाने के लिए। ओके, इसी तरह निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, मतलब कौन सा दवाई में प्रयोग होता है, कौन सा बच्चों दवाई में काम होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, अगला, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया
किसकी वजह से होता है बच्चों? मादा एनफ्लिज मच्छर की वजह से। ओके, आगे संचरणीय रोग, जो बच्चों संचरणीय रोग है वो किसके द्वारा होता है? देखो घरेलू मक्खी से होता है ना, मैं आपको बताया था। जब ये मक्खी किसी गंद में बैठ के दूसरे के यहाँ पे किसी खाने में बैठ जाती है तो उससे रोग पैदा करती है ना, तो वो संचरणीय रोग होता है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण बच्चों ब्रेड और इडली किसकी वजह से फूलती है? आपको बताया था मैंने, कोशिका ईस्ट की कोशिकाओं में वृद्धि के कारण। ओके बच्चों, अगला, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित की क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन प्रक्रिया। ओके बच्चों, आगे हम करेंगे मिलान। क्या करेंगे बच्चों? मिलान करेंगे। ओके, देखो मिलान में क्या कहता है? पहले मिलान हमारा जीवाणु, इनमें बताना है इनमें कि जीवाणु कौन सा है बच्चों। देखो हमें पता है जो हमारा हैजा का रोग है वो क्या है? ये जीवाणु है। ओके, राइजोबियम जो होता है वो क्या करता है बच्चों? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ओके बच्चों, और जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या करता है? दही का जमना लैक्टोबैसिलस क्रिया से होता है। ओके बच्चों, ये जीवाणु होता है इसका। और ईस्ट किससे बनता है बच्चों? ईस्ट से ब्रेड बनते हैं, ब्रेड की बेकिंग बनती है बच्चों। और प्रोटोजोआ से क्या होता है बच्चों? प्रोटोजोआ एक कैसा है ये? प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है। ओके बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है। और विषाणु कैसा होता है बच्चों? वो एड्स का कारक है, इससे एड्स होता है। ओके बच्चों, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन बच्चों। देखो क्या कहता है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि आपने देखा ना, बिना यंत्र की सहायता से हम कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं देख सकते। ये इसका आंसर ये है। यदि नहीं तो वह कैसे देखे जा सकते हैं? किससे देखे जाते हैं बच्चों? वो मैंने आपको बताया था ना, यंत्रों से देखा जाता है। वो भी कौन से? जो आवर्धक लेंस होते हैं। कौन से लेंस होते हैं? आवर्धक लेंस। ओके बच्चों, या माइक्रोस्कोप हो गया या टेलीस्कोप हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से? आपको मैंने वर्ग बताए थे बच्चों, कौन कौन से बताए थे? आपको कवक बताया था, जीवाणु बताया था, वायरस बताया था, प्रोटोजोआ बताया था। ओके, इसका आंसर ये है। ओके बच्चों, अगला, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। देखो बच्चों, इसका नाम मैंने एक बताया था आपको, कौन सा? राइजोबियम। ओके, ये नाम याद रखना। ओके बच्चों, आगे, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। इसके बारे में बच्चों देखो, हमारे जो जीवन में जो अच्छे सूक्ष्म जीव है, जैसे ईस्ट है ना, ईस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, लैक्टोबैसिलस है। तो ऐसे 10 के बारे में हमें बताना है। ओके बच्चों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव को संचित वर्णन करो। जिससे हानिकारक, वो कौन कौन सूक्ष्म जीव जो हमें हानिकारक पहुँचाते हैं बच्चों? अभी हमने बताया, जैसे मलेरिया का हो गया, हैजा का बीमारी का हो गए, ठीक है, डेंगू के हो गए, एड्स के हो गए। इसके बारे में हम इन्हें विवरण देंगे संक्षिप्त में। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक आपको बताया रखा है मैंने बच्चों। प्रतिजैविक क्या होता है? दवाओं को जो हमारे रक्षा करते हैं हमारे शरीर की, उसको प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए बच्चों? कि हमको एक तो जब जुकाम होना चाहिए, वो जब जुकाम हो तो हमें जो छींक मतलब खुले में नहीं मारनी चाहिए, मतलब हमें अपने रुमाल या किसी कपड़े ढक के करनी चाहिए। हमें जो खाना ढक कर रखना चाहिए, हमें सूखे में रहना चाहिए, गीला कहीं पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो ये कंडीशन बाबू हमें, और टीकाकरण हमें समय समय पर लेना चाहिए बच्चों को। ओके, देखो आपके ये सारे क्वेश्चन आंसर आज ख़त्म हो गए। आपका पूरा चैप्टर आज फिनिश हो गया, पूरा चैप्टर पढ़ भी लिया और हमने बच्चों पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छी तरीके से कर भी लिए। ओके बच्चों, अगर बच्चों ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बच्चों मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और बच्चों आपके लिए मैंने और भी अच्छी वीडियो बना रखी है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बोर्ड में जाके ओके आप देख सकते हो। कोई भी वीडियो कोई भी चैप्टर की आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा रखी है। ओके बच्चों, उन वीडियो को जरूर देख के आप देखो और उनसे कुछ सीखो, ठीक है बच्चों। और एक बात और बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो जो मैं आपकी जो वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास में अपने आप पहुंच जाया करेगी। ओके बच्चों, बाय।